सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है साहब। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो रीट 2022 से संबंधित राजनीतिक विज्ञान कक्षा 8 का है, जो कक्षा 8 में एनसीईआरटी बुक है। उनमें से जो पॉलिटिकल साइंस के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं उनको उठाया गया है। ये सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज के अंतर्गत वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इससे पहले कि अगर आपने ज्योग्राफी से संबंधित, सामाजिक विज्ञान से संबंधित, राजस्थान अध्ययन से संबंधित वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार कब अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया? तो 1934 ईस्वी में। संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 में। भारतीय संविधान का प्रारूप कितने समय में तैयार हुआ? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तैयार हुआ। तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार हुआ। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 1990 में हुई। नेपाल में लोकतंत्र कब तक चला? 90 में स्थापना हुई, 2002 तक ये चला। नेपाल में राजतंत्र दोबारा कब प्रारंभ हुआ? फरवरी 2005 में। लोकतंत्र के बाद वापस राजतंत्र शुरू हो गया। नेपाल से राजतंत्र समाप्त होकर पुनः लोकतंत्र कब प्रारंभ हुआ? 2008 में फिर वापस लोकतंत्र बन गया। यानी 1990 में नेपाल में क्या हुआ? राजतंत्र से लोकतंत्र बन गया, जो 2002 तक चला। कितने तक चला? 2002 तक। फिर वापस 2005 में राजतंत्र आ गया और जो 2008 तक चला। और अब वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार चल रही है, जो 2008 से संचालित है। नेपाल ने अपने देश के लिए नया संविधान कब बनाया? तो नेपाल ने अपने देश के लिए 2015 में नया संविधान बनाया। समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 15 में दिया गया है। बहुमत का कौन सा खतरा लोकतंत्र में बना रहता है? निरंकुशता का खतरा बना रहता है। एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबाएं तो इसे कहते हैं अंतः सामुदायिक वर्चस्व। तो इसे क्या कहा जाता है? अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहा जाता है। मतलब एक समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबाएं तो उसे अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। संविधान हमें कैसे फैसले लेने से रोकता है? तो संविधान हमें जो सिद्धांतों को ठेस पहुंचाए, जिसमें देश की आस्था और अखंडता को नुकसान पहुंचे, ऐसे फैसले लेने से संविधान रोकता है। जब संविधान लिखा जा रहा था तो भारत किस समस्या से गुजर रहा था? तो संविधान लिखा जा रहा था उस समय भारत किस समस्या से गुजर रहा था? भारत पाकिस्तान बंटवारे की समस्या से गुजर रहा था। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। किसने कहा कि भले ही कानून बन गया हो, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारी के हाथ में ही है? तो ये कथन किसका है? ये भीमराव अंबेडकर जी का है। संघवाद शब्द का क्या अर्थ है? संघवाद शब्द का क्या अर्थ है? देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकार का होना। संघवाद शब्द का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकार का होना। भारत में कितने स्तर पर सरकार है? तो भारत में 3 स्तर पर सरकार है। एक तो ग्राम स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर। किसने कहा कि आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन के सफलता में गहरी आस्था का और इस विश्वास पर आधारित है? किसने कहा कि आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना
ज्ञान ज्ञानोदय लाएगी, स्थापना की जाएगी। तो ये कहा था भाई A.K. अय्यर ने, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए कहा था। किसने कहा था? A.K. अय्यर ने कहा था। यहां पर मिस प्रिंट है थोड़ी। सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, का अर्थ क्या है? तो सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या है? अपने प्रतिनिधियों चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका। तो सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका। जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? तो ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जनता है वो जवाब मांग सकती है। सरकार ने शक्तियों का बंटवारा किन 3 भागों में कर रखा है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि किस से जुड़े होते हैं? तो ये विधायिका से जुड़े होते हैं। जो जनता चुनकर जिन प्रतिनिधियों को भेजती है वो किस से जुड़े होते हैं? वो विधायिका से जुड़े होते हैं। कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करने और शासन चलाने का कार्य। और कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? कानून को लागू करना और शासन चलाने का कार्य करना। सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या प्रावधान किया गया? शक्तियों के बंटवारे इस प्रकार किए गए कि प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रख सकते हैं और तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। राज्य का क्या अर्थ है? राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों के बारे में क्या कहा था? इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान ने हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं? तो हमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 32 ये दिए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हमें कौन से अधिकार देता है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में देखें तो हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं? अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में जाने आने और जाने की स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने आयु से कम बच्चों को मजदूर रखना अपराध माना गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को मजदूरी पर रखना अपराध माना गया है। कौन सा अधिकार हमें अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार देता है? तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हमें अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार देता है। अगर किसी नागरिक को लगे कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वह क्या कर सकता है? तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। वह राज्य जिसका अधिकृत रूप से कोई राजकीय धर्म नहीं होता कहलाता है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा क्या है? कि वह राज्य जिसका अधिकृत रूप से कोई राजकीय धर्म नहीं होता वह क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किए? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान में मूल अधिकारों के अलावा साधारण मानव के लिए और कौन से नियमों का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं। धर्मनिरपेक्षता की समझ, ये लेसन का नाम है, धर्मनिरपेक्षता की समझ। हिटलर ने जर्मनी में किस पर अत्याचार किए थे? तो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार किए थे। किस पर? यहूदियों पर। आपने एनी फ्रैंक की डायरी से संबंधित पाठ पढ़ा होगा। जो एनी फ्रैंक यहूदी थी, जो उसकी जीवनी हिटलर के समय में लिखी गई थी।
उसमें यहूदियों के शोषण की बात की गई है। हिटलर ने जर्मनी में किस पर अत्याचार किए थे? यहूदियों पर। हिटलर ने यहूदियों पर किस आधार पर अत्याचार किए थे? तो ये धर्म के आधार पर अत्याचार किया था। कहाँ पर गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है? सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, तो ये सऊदी अरब में नहीं है। अमेरिका के सरकारी स्कूलों के बच्चे सबसे पहले किसकी शपथ लेते हैं? वफादारी की शपथ लेते हैं। तो अमेरिका में जो सरकारी स्कूलों के बच्चे होते हैं वो सबसे पहले किसकी शपथ लेते हैं? तो वो वफादारी की शपथ लेते हैं। वफादारी की शपथ लेते समय शपथ में किस वाक्य का विरोध किया गया है? ईश्वर की छत्र छाया, इस वाक्य का विरोध किया गया है। किस देश ने यह कानून बनाया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्ह या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएंगे? तो ये फ्रांस में बनाया था 2004 में। और ये बुर्के वाला सिस्टम और ये अभी पीछे चल ही रहा था, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना भाई, एनसीईआरटी का आंकड़ा है, क्या पता उठा ले। तो किस देश ने यह कानून बनाया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्ह या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएंगे? तो ये बनाया था कानून फ्रांस ने 2004 में। हमें संसद क्यों चाहिए? लेसन का नाम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए तथा बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए? तो ये मांग की थी 1885 में। निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी किस अधिनियम में दी गई? तो 1909 के अधिनियम में, 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी किस अधिनियम में दी गई? तो 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2009 में क्या अधिकार नहीं दिया गया? तो वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार किस आम चुनाव में प्रयोग किया गया? तो ये 2004 में प्रयोग किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से कितने पेड़ों की रक्षा हुई? 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई। देश का सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन सी है? तो वो संसद है। देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था की बात करें तो वो संसद है। संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 545। लोकसभा में कितने समय के बाद चुनाव करवाया जाता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव करवाया जाता है। 17वीं लोकसभा 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कितने निर्वाचित सांसद है? तो 303 सांसद है 17वीं लोकसभा 2019 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने सांसद है? 52। शिवसेना के सांसद है 18। कुल कितने सांसद है? 543। संसद सदस्य सांसद क्या कहलाते हैं? तो ये एमपी कहलाते हैं। जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हें एमपी कहते हैं। और जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? एमएलए। एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इन्हें जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हें एक तो संसद कहा जाता है और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, एमपी। संसद के कितने भाग है? संसद के 3 भाग होते हैं, एक तो राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और एक लोकसभा। एक शब्द याद रखियो, सरल। यानी सरल में राष्ट्रपति, सरल में संसद आ गया। संसद है 79 में संसद है, अनुच्छेद 79 में। 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा का वर्णन दिया गया है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने सांसद होने चाहिए? 272। लोकसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते थे? 2 होते थे, अब हटा दिए गए हैं, अब मनोनीत नहीं होंगे भाई।
संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल का अंग नहीं होने वाले राजनीतिक दल क्या कहलाते हैं? विपक्षी दल कहलाते हैं। लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कार्यपालिका का चुनाव करना। सत्ताधारी दल का मुख्य, जो सत्ताधारी दल होता है उसका मुखिया क्या कहलाता है? तो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री कहलाता है। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो किस प्रकार की सरकार बनती है? तो गठबंधन की सरकार बनती है। राज्यसभा मुख्य रूप से किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है? तो ये राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। कौन? राज्यसभा। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए क्या आवश्यकता है? राज्यसभा की मंजूरी आवश्यकता है। संसद में लोकसभा द्वारा पारित कानून की समीक्षा कौन करता है? तो राज्यसभा करेगी। संसद में लोकसभा द्वारा पारित कानून की समीक्षा कौन करेगा? राज्यसभा। और यदि कोई विधेयक पहले राज्यसभा में आ जाता है और राज्यसभा पारित कर देती है तो उसकी समीक्षा कौन करती है? लोकसभा। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं 233 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है राज्यसभा में 12, जो खेल, कला, शिक्षा से संबंधित होते हैं। 17वीं लोकसभा 2019 में मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो 67.11% रहा। 60 वर्ष पहले संसद में कितने प्रतिशत महिलाएं थी? 60 वर्ष पहले संसद में 4% महिलाएं थी। वर्तमान में संसद में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो वर्तमान में 11% महिलाएं हैं। कानूनों की समझ, आगे लेसन है ये, कानूनों की समझ। ब्रिटिश सरकार ने किस कानून के तहत बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में यानी जेल में डाल सकते थे कानून लेके आए थे? तो ये रोलेट एक्ट कानून था। रोलेट एक्ट कानून जो सिडनी रोलेट न्यायाधीश ने बनाया था, रोलेट एक्ट कानून, जिसमें बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में कारावास में डाल सकते थे, जिसका बहुत विरोध हुआ था। रोलेट एक्ट कानून कब लागू किया गया? तो ये 10 मार्च 1919 को लागू किया गया। तो रोलेट एक्ट कानून कब लागू किया गया? 10 मार्च 1919 को। रोलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब के क्रांतिकारी डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को कब गिरफ्तार किया गया? 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। ये सतपाल और सैफुद्दीन ये रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। उसके बाद में 13 अप्रैल को 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। यानी सत्यपाल और सैफुद्दीन को जब अंग्रेज पकड़ ले गए तो उनको वापस लाने के लिए सभा कर रहे थे और उस सभा पे जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। किसने दिया था? जनरल डायर ने। और इस जनरल डायर को इसके पीछे इंग्लैंड जाकर कौन मार के आया था? वो था उधम सिंह। राजद्रोह एक्ट अंग्रेजों ने कब पारित किया? तो 1870 में राजद्रोह एक्ट पारित किया था। तो किस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है? तो ये कौन सा कानून था? राजद्रोह का कानून था जो 1870 में आया था। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य किसी महिला के साथ मारपीट करता है तो उसे चोट पहुंचाता है, मारपीट या चोट की धमकी देता है तो उसे कहा जाता है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा कानून कब बना? तो ये 2005 में बना था। घरेलू हिंसा कानून कब बना? 2005 में। घरेलू हिंसा शब्द में घरेलू का क्या अर्थ है? ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। घरेलू हिंसा कानून पर स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश राज्यसभा को कब दी? तो ये दिसंबर 2002 में दी थी। संसद ने घरेलू हिंसा कानून पर कब सहमति दी? तो 2005 में। और घरेलू हिंसा कानून कब से लागू हुआ? 2006 में। तो घरेलू हिंसा कानून बना 2005 में, लागू 2006 में हुआ। अगर कोई कानून विवादास्पद हो या जनहित में ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम शांतिपूर्ण आंदोलन और न्याय की शरण में जा सकते हैं।
न्यायपालिका, अध्याय का नाम है न्यायपालिका। भारत में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है? स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली है। तो भारत की जो न्याय प्रणाली है वो स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली है। दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का हल कौन करता है? तो ये न्यायपालिका ही करती हैं। अगर दो राज्य सरकार है, दो राज्य सरकार और केंद्र है, केंद्र और राज्यों के बीच है, राज्यों के बीच है, ऐसे विवाद होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट यानी भारत का उच्चतम न्यायालय करता है। संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है? तो ये न्यायपालिका के पास है। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द करना क्या कहलाता है? तो उसे रद्द करना न्यायिक समीक्षा कहलाता है। अगर देश के किसी नागरिक को लगे कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह क्या कर सकता है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है? यानी जीवन जीने का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में। किस केस में यह फैसला आया कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य की रूपरेखा तैयार करें? किस केस में यह फैसला आया कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य की रूपरेखा तैयार करें और आपात स्थिति में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दें? तो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 26 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आज़ादी से पहले सर्वोच्च न्यायालय क्या कहलाता था? तो ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहलाता था, जो 1937 में बना था और 49 तक इसने कार्य किया। तो आज़ादी से पहले सर्वोच्च न्यायालय क्या कहलाता था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। न्यायालय को स्वतंत्र इमारत में कब स्थानांतरित किया गया? तो 1958 में। स्वतंत्र इमारत से पहले न्यायालय कहाँ पर संचालित किया जाता था? संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में। कौन न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं कर सकता? तो विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं दे सकते। न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र रखी गई है। भारत में न्याय व्यवस्था कितने स्तर पर विभाजित है? तो भारत में न्याय व्यवस्था 3 स्तर पर विभाजित है। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। जिले पे होता है जिला न्यायालय और राज्य स्तर पे होता है उच्च न्यायालय और केंद्र में क्या है? एक सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत का। आज़ादी से पहले उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो ये 3 प्रेसिडेंसियों में की गई, कोलकाता, मुंबई, मद्रास में, और ये 1862 में हुई थी। आज़ादी से पहले उच्च न्यायालयों की स्थापना कोलकाता, मुंबई और मद्रास में 1862 में अंग्रेजों के द्वारा की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1966 में। आज देश भर में कितने उच्च न्यायालय? 25। भारत के कौन से राज्य है जहां 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी क्षेत्र, इनका क्या है? एक ही उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय? उच्च न्यायालय चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा, इनका उच्च न्यायालय कौन सा है? चंडीगढ़। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कौन सा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत में किस तरह की न्याय व्यवस्था है? तो भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। तो भारत में किस तरह की न्याय व्यवस्था है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का क्या अर्थ है? ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सभी अदालतों पर लागू होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है तो नीचे की जितने भी अदालतें हैं वो फैसला सभी कोर्टों पे लागू होता है। ये एकीकृत न्याय व्यवस्था होती है। अधीनस्थ न्यायालय को किस किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त स्तर न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय। ये अधीनस्थ न्यायालयों के नाम हैं। जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, तलाक आदि के विवाद किस तरीके के कानून में आते हैं? ये दीवानी कानून होते हैं, दीवानी मामले होते हैं। दीवानी कानून के तहत याचिकाकर्ता अपनी याचिका कहाँ दायर करता है? तो ये न्यायालय में दायर करता है। दहेज, चोरी, हत्या आदि विवाद किस प्रकार के कानून में आते हैं? तो ये फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं।
फौजदारी कानून में सर्वप्रथम कहाँ याचिका दायर की जाती है? तो थाने में FIR के द्वारा याचिका दायर की जाती है सबसे पहले फौजदारी कानून में। सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका PIL की व्यवस्था कब विकसित की? तो 1980 में। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इन दोनों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। स्कूल में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना किस अधिकार के तहत दिया जाता है? जो सरकार स्कूल में मध्याह्न भोजन तथा मिड डे मील किस अधिकार के तहत दिया जाता है? तो यह अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार के तहत दिया जाता है। किस केस में न्यायालय में आजीविका के अधिकार को जीवन का अधिकार बताया? तो किस केस में न्यायालय ने आजीविका के अधिकार को जीवन का अधिकार बताया था? ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम। ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, लेसन का नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने बचाव के लिए वकील की सलाह ले सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के पास है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के पास है? तो अनुच्छेद 39A के तहत। अनुच्छेद 39A के तहत। संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत फौजदारी कानून में प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी केस में कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं? गिरफ्तारी केस में उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबाल या बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। यानी 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए कहाँ नहीं बुला सकते? थाने में। हाशियाकरण से निपटना किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत उन्मूलन का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 15 के तहत। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1989 में पारित हुआ। कानून और सामाजिक 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के कितने बच्चे विभिन्न व्यवसाय में नौकरी करते हैं? 40 लाख बच्चे। 2016 में संसद में बाल श्रम अधिनियम 1986 में क्या परिवर्तन किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों जो 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंधित है। यानी 2016 में संसद में बाल श्रम अधिनियम आया। पहले चल रहा था बाल श्रम अधिनियम 1986, उसके स्थान पर अब नया आया है 2016। उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी तरह के व्यवसायिक कार्य में नहीं लगा सकते और 14 से 18 वर्ष के बच्चों को जोखिमकारी व्यवसाय कार्यों में या प्रतिक्रियाओं में नहीं लगा सकते। 2017 में बाल श्रम को रोकने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया? तो ये पोर्टल की साइट है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। प्लेटफॉर्म ऑफ इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, ये साइट भी ध्यान में रखनी है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। कई बार पूछी भी जा चुकी है। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिथाइल आइसोसाइनाइड का।
और इसी के साथ कक्षा 8 की पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े थे वो पूर्ण होते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपने राजस्थान अध्ययन एनसीईआरटी से संबंधित अन्य वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखें, क्योंकि एनसीईआरटी स्पेशल रीड के सिलेबस में लिख रखा है। अब भी न भूल करें आप, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं। जहाँ पर भी अच्छे आंकड़े मिल रहे हैं, अच्छा तथ्य मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है यही वीडियो देखें। मेरे वाले वीडियो के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपका मन करे तो देखना, लेकिन बढ़िया मैटर मिले तो ज़रूर पढ़ना एनसीईआरटी। ओके।